अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम सेल्स सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, परचेज सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, पेरोल सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। पास पेपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम अच्छी खासी कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं। आज चलते हैं हमारा फोर्थ एरिया इन चैप्टर 7, इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो बैलेंस शीट में एज ए करंट एसेट अपीयर होती है। तो आज हम देखेंगे कि उसे हमने कैसे ऑडिट करना है। ना सिर्फ बैलेंस शीट में, शायद इनकम स्टेटमेंट में भी ये अपीयर होती है अंडर कॉस्ट ऑफ सेल। सो इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री अगर बैलेंस शीट आइटम है तो बैलेंस शीट आइटम की हमने मेनली 4 असर्शन वेरीफाई करना होती हैं। VCRE, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीन ऑनरशिप और एग्जिस्टेंस। ये 4 असर्शन मेनली हमने वेरीफाई करना होती है किसकी? इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री का हम 2 तरह से ऑडिट करते हैं। एक हम ऑडिट करते हैं इन्वेंट्री की फिजिकल क्वांटिटी जो है उसे वेरीफाई करने के लिए। कुछ काम हम करते हैं किस लिए? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए, जिससे हमारी जो है वो 3 असर्शंस वेरीफाई होंगी। वैल्यूएशन छोड़ के कंप्लीटनेस भी इससे वेरीफाई होगी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी इससे वेरीफाई होगी, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होगी। कैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करना है? देखना है कि क्लाइंट के रिकॉर्ड में जितनी इन्वेंट्री आ रही है वाकई उसके वेयर हाउस में उतनी पड़ी है या नहीं पड़ी, या कहीं और क्लाइंट कह रहा पड़ी है तो वहां से भी हमने वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई वहां पे इन्वेंट्री इतनी पड़ी है या नहीं पड़ी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं, डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने वेरीफाई करना होता है वैल्यू को। वैल्यू मीन हमने देखना होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो पर IAS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रिकॉर्ड की जा रही है नहीं की जा रही, जिसमें कॉस्ट को भी वेरीफाई करेंगे, NRV को भी वेरीफाई करेंगे और देखेंगे लोअर अमाउंट कौन सी है, इन्वेंट्री उस पर रिकॉर्डेड है या नहीं। और इससे हमारी जो है वो चौथी असर्शन वैल्यूएशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। सो 2 तरह के काम करने इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए। एक हमने फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करना है, किस लिए? अपनी 3 असर्शंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए। और फिर हमने वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू भी करनी है, किस लिए? वैल्यूएशन असर्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब इन्वेंट्री की बात करें तो क्लाइंट के रिकॉर्ड में इन्वेंट्री जो है वो कंपनी 2 तरह से लिखती है। किस तरह से लिखती है? या तो कंपनी जो है वो फिजिकल काउंट के अकॉर्डिंगली जो है वो लिखती है, फिजिकल काउंट के अकॉर्डिंगली लिखती है। मीन कंपनी क्या करेगी? ईयर एंड पे अपनी इन्वेंट्री को काउंट करेगी, देखेगी कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, उनकी वैल्यू लगा के क्या करेगी? बैलेंस शीट में लिख देगी, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है। या क्या किया जाता है कि बैलेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम PIR। कंपनी देखेगी कि बैलेंस इन PIR में परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री के रजिस्टर में, इन्वेंट्री के लेजर में जो बैलेंस है वो उठा के बैलेंस शीट में लिख देगी। हाँ, ये जो लेजर से बैलेंस निकाल के लिखा जा रहा है ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस सूरत में अगर कंपनी के इन्वेंट्री के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, अगर इन्वेंट्री के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी मंथली बेसिस पे, इसको साइक्लिकल काउंट बोलते हैं, मंथली बेसिस पे जो काउंट करना है ये क्या है? साइक्लिकल काउंट। मीन अगर इन्वेंट्री का कंट्रोल अच्छा है, इन्वेंट्री का कंट्रोल हमने क्या पढ़ा था परचेज सेल में? इन्वेंट्री PIR मस्ट बी अपडेटेड अगेंस्ट फिजिकल काउंट। कि अगर कंपनी साइक्लिकल मीन मंथली बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करके PIR को अप टू डेट रखती है तो फिर बैलेंस फ्रॉम PIR भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, अगर कंपनी साइक्लिकल काउंट नहीं करती तो फिर बैलेंस फ्रॉम PIR एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उस सूरत में हमें क्या करना है? फिजिकल काउंट करवा के ही बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखवाना है। क्या ख्याल है? तो 2 वे हैं कंपनी की इन्वेंट्री बैलेंस शीट में लिखने के, या तो फिजिकल काउंट के अकॉर्डिंगली या फिर बैलेंस फ्रॉम PIR। तो बैलेंस फ्रॉम PIR एक्सेप्टेबल है इफ इन्वेंट्री कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब हमने क्या करना होता है? फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए इन्वेंट्री की जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही होती है वो वैल्यू आ रही होती है जो फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे होती है। फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे जो होती है वही वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही होती है। तो हमने फाइनल डे ऑफ ईयर एंड, सपोज फाइनल डे 31 दिसंबर है, तो क्लाइंट को कहना है भाई 31 दिसंबर को आप इन्वेंट्री का काउंट करो हमारे सामने।
हमने काउंट करना नहीं, हमने करवाना है। और हम जाके उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि काउंट प्रॉपर हो रहा है और क्या हो रहा है, जितने यूनिट्स रिकॉर्ड में हैं उतने ही अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड को फिर हमने एडजस्ट करवा के फिर बैलेंस शीट में वैल्यू लिखवानी होती है। तो हमने क्या करना था, फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करना है। कैसे? फिजिकल काउंट कंडक्ट करवा के, फिजिकल काउंट कंडक्ट करवा के और उसको अटेंड करके इंश्योर करना था कि वाकई इतने यूनिट क्लाइंट के रिकॉर्ड में पड़े हैं। किसी थर्ड पार्टी के पास अगर इन्वेंट्री पड़ी तो वहां से हमने सर्टिफिकेट लेना होता है इंश्योर करने के लिए वाकई ही इतनी इन्वेंट्री वहां पे भी पड़ी है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने वेरीफाई करना है कहां पे, फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे ही। लेकिन समटाइम क्लाइंट कहता है कि नहीं यार, ये फाइनल डे ऑफ ईयर एंड 31 दिसंबर ये मेरे बड़े बिजी डेज होते हैं, तो आप प्लीज काउंट कुछ दिन पहले कर लो। क्या ख्याल है? हम बात क्या कर रहे हैं कि फिजिकल काउंट जो है, क्या करना है, काउंट ऑफ इन्वेंट्री हमने कहां पे करवाना है, ईयर एंड डेट पे ही। कहाँ पे करवाना है, ईयर एंड पे ही। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि यार ये मेरे बड़े बिजी डेज हैं, सपोज मेरा क्रिसमस वीक है, तो आप प्लीज थोड़े दिन पहले कर लो, तो एक्सेप्टेबल है उस सूरत में। अगर क्लाइंट की इंटेग्रिटी ठीक है, मीन ऑनेस्ट लोग हैं, एक्सेप्टेबल है उस सूरत में अगर इन्वेंट्री के कंट्रोल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये जो है वो काउंट डेट है ईयर एंड, इससे पहले जो है वो क्या करेंगे, काउंट जो है वो करवाएंगे। फिजिकल काउंट करवाने का मकसद ही एक है कि इसके अगेंस्ट हमने देखना है PIR एडजस्टेड है या नहीं है। तो अगर क्लाइंट कहता है कि आप ईयर एंड से पहले कर लें, ठीक है, हम ईयर एंड से पहले काउंट करवाएंगे, उसके अगेंस्ट PIR को एडजस्ट करवाएंगे और ये काउंट डेट से लेकर ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्डेड है उसे हम इंश्योर करेंगे कि कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं। मीन अगर क्लाइंट कहता है कि ईयर एंड बिजी है, तो हम क्या करेंगे, उससे सपोज 2 वीक पहले हमने काउंट करवाया, उसके अगेंस्ट PIR को एडजस्ट करवाया, मीन देखा PIR में उतनी यूनिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो उसे एडजस्ट कराया, अपडेट किया, और काउंट डेट से ईयर एंड तक हमने इंश्योर करना है कि क्या इन्वेंट्री मूवमेंट है वो कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रही या नहीं हो रही। दिस मीन बैलेंस शीट में अब जो फिगर जाएगी वो एक्यूरेट जाएगी। तो जरूरी नहीं काउंट ईयर एंड डेट पे हो, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, काउंट ईयर एंड के बाद भी हो सकता है। सपोज हमारी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ही ईयर एंड के बाद हुई है, तो ईयर एंड डेट पे तो हम अवेलेबल नहीं थे काउंट करवाने के लिए। क्या ख्याल है? तो फिर जहां पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई है वहां पे हमने क्या करना है, फिजिकल काउंट जो है वो करवाना है इन्वेंट्री का, उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, PIR को एडजस्ट करवाना है, और अब हमने देखना है इस काउंट डेट से लेकर ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री ऐड हुई है उसे हमने माइनस करवा देना है, जो इन्वेंट्री माइनस हुई है उसे हमने ऐड करवा देना है। ये जो हम जो ऐड है उसे माइनस करवा रहे हैं, जो माइनस है उसे ऐड करवा रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है रोल बैक टेस्ट का। क्या नाम दिया गया है, रोल बैक टेस्ट। कब परफॉर्म करना है, जब ईयर एंड के बाद काउंट हो रहा है। तो जहां पे काउंट हो रहा है वहां पे हमने काउंट करवा के PIR को पहले एडजस्ट करवाना है और फिर रोल बैक करते हुए ईयर एंड इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, देखना है बैलेंस शीट में उतनी आ रही है नहीं आ रही। क्यों, यहां पे जितनी क्वांटिटी थी वो हमने वेरीफाई कर ली काउंट करवा के, PIR में हमने देखा कितने यूनिट कम या ज्यादा आ रहे हैं, तो PIR को हमने एडजस्ट करवा लिया। अब PIR में देखेंगे ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री माइनस थी उसे ऐड किया, और जो ऐड थी उसे माइनस किया, तो हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटी ईयर एंड पे कितनी थी या होनी चाहिए थी वो आ गई। तब देखेंगे बैलेंस शीट में उतनी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बैलेंस शीट को क्या करेंगे, एडजस्ट करवाएंगे। तो फिजिकल काउंट हमने कहाँ पे करवाना है, ईयर एंड डेट पे, लेकिन पहले भी हो सकता है, तो फिर हमने काउंट करवा के PIR को एडजस्ट करवाना है और ईयर एंड तक इन्वेंट्री मूवमेंट को इंश्योर करना है कि कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है। ईयर एंड के बाद हो सकता है, लेकिन काउंट करवा के PIR को एडजस्ट करना है, और ईयर एंड इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करना है, थ्रू रोल बैक टेस्ट। हाँ, अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो फिर हमें क्या करना है, उस थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट लेने हैं, वो सर्टिफिकेट हमें बताएगा कितनी इन्वेंट्री वहां पे पड़ी है। क्लियर होती बात? थोड़ी सी बातें हमने पढ़ी। अब बात करते हैं कि हमने ये फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें लर्न करने हैं।
वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। लेकिन प्रोसीजर्स लर्न करने से पहले हमें ये देखना है कि इन्वेंट्री काउंट होना कैसे चाहिए। इन्वेंट्री काउंट का एक प्रॉपर मेथड है जो हमने देखना है कि क्लाइंट का स्टाफ वो मेथड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उस मेथड के अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री काउंट नहीं हो रहा तो फिर इन्वेंट्री काउंट का फायदा नहीं है। वो जो गुड मेथड है उसको इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन। मीन क्लाइंट कंपनी को जब अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना है तो ड्यूरिंग काउंट किन प्रोसीजर्स को, किन कंट्रोल्स को, किन पॉलिसीज को फॉलो करना है। कहते हैं जी काउंट करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर पहले तो होना चाहिए। इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर का मतलब क्या है, टीम जो काउंट करेगी उनका कोई सुपरवाइजर होना चाहिए जो उनको वर्क एलोकेट करे, उनको चेक भी करे, मॉनिटर भी करे और एंड पे इन्वेंट्री काउंट शीट्स उनसे कलेक्ट भी करे। तो काउंटिंग के लिए अच्छा कंट्रोल्स क्या है कि इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर होना चाहिए। दूसरा वो कहता है जी कि टीम ऑफ 2 पर्सन होनी चाहिए। मीन 2 लोगों की टीम बनानी चाहिए एक एरिया को काउंट करने के लिए, ताकि एक काउंट करे दूसरा रिकॉर्ड करे। और ये टीम जो है वो इंडिपेंडेंट लोगों की होनी चाहिए। मीन स्टोर वेयर हाउस स्टाफ को काउंट नहीं करना, क्योंकि अगर वेयर हाउस स्टाफ ही इन्वेंट्री काउंट करेगा तो अपनी जो पर्सनल यूज़ की गुड्स होंगी वो छुपा देंगे। सपोज इन्होंने एक इन्वेंट्री काउंट की, पता चला जी इन्वेंट्री के यूनिट आ रहे हैं 88 और इनको पता है 2 तो हमने यूज़ किए थे, तो शीट पे कितने लिख देंगे काउंट करके, 90। क्या ख्याल है, मिस यूज़ ऑफ इन्वेंट्री बाय स्टाफ या पर्सनल यूज़ ऑफ स्टाफ इन्वेंट्री वो फिर आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो इसलिए इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट लोग होंगे तो वो एक्यूरेट जितनी है उतनी ही रिकॉर्ड करेंगे शीट के ऊपर काउंट करके। फिर वो कहता है जी कि आपने क्या करना है, काउंट करते वक्त वेयर हाउस को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है, टाइडी अप करना है। मीन ये नहीं कि इन्वेंट्री सारी इकट्ठी गुत्था पड़ी है, नहीं, सेपरेट सेपरेट करके रखनी है ताकि टीम जो है वो इजीली इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर सके और इजीली काउंट कर सके। तो वेयर हाउस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना है और टाइडी अप होना चाहिए। साथ में कहता है जी आपको क्या करना है, टीम को मेजरमेंट का मेथड भी स्पेसिफाई करना है कि भाई आपने काउंटिंग करनी कैसे है, डजन्स में करनी है, किलो में करनी है, कैसे करनी है। कोई लिक्विड है तो उसकी काउंटिंग केजीज में करनी है, लीटर में करनी है, तो ये टीम को बताना है आपने। नंबर ऑफ यूनिट्स है तो आपने इंडिविजुअल काउंट करने हैं, डजन्स में काउंट करने हैं, तो ये आपने उन्हें बताना है मेथड फॉर काउंटिंग क्या होना चाहिए। अदरवाइज टीम हो सकता है एक जो है वो लिक्विड को लीटर में काउंट कर रहा है, दूसरा केजी में काउंट कर रहा है, तो बाद में फिर मसले आ जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर होना चाहिए, 2 पर्सन्स की टीम होनी चाहिए और टीम इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, वेयर हाउस स्टाफ नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वेयर हाउस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके टाइडी अप करके काउंट करवाना है। और मेथड या मेजरमेंट मेथड स्केल जो है वो भी आपने डिफाइन करने हैं। फिर कहते हैं काउंट करने के लिए क्या होना चाहिए, प्री प्रिंटेड प्री नंबर्ड इन्वेंट्री शीट्स विदाउट क्वांटिटी मेंशन्ड। मीन स्टाफ को आपने शीट्स देनी है जिसके ऊपर इन्वेंट्री के नाम मेंशन होने चाहिए, ताकि हर नाम की इन्वेंट्री फिर वो काउंट करके उसके आगे लिखें। क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी काउंट करके मेंशन करनी है। क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी, मीन पीआईआर के अंदर से लेजर बैलेंसेस भी आपने दे दिए, तो फिर स्टाफ क्या करेगा, जस्ट मैचिंग करेगा। अच्छा भी इस क्वांटिटी के 40 यूनिट हैं, देखो फ्लोर पे 40 हैं या नहीं, बस 40 हैं, चलो जी ठीक है। जबकि हो सकता है फ्लोर पे 42 किसी नुक्कर में पड़े हुए हैं, तो क्या फिर वो आइडेंटिफाई होंगे, नहीं। इसलिए क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी काउंट करके मेंशन करनी है। और शीट्स क्या होनी चाहिए, प्री नंबर्ड भी होनी चाहिए। प्री नंबर्ड मींस सीक्वेंस वाइज इनके ऊपर नंबरिंग होनी चाहिए। सपोज आपने 10 शीट्स जो है वो इशू की और 5 टीम्स थी और हर टीम को आपने 5-5 शीट्स दी, जिनके ऊपर नंबर होने चाहिए, लाइक 1 of 10, 2 of 10 जो पहली टीम को दिए, 3 of 10, 4 of 10 दूसरी टीम को दिए, 5 of 10, 6 of 10 तीसरी टीम को, 7 of 10, 8 of 10 चौथी टीम को और 9 of 10 और 10 of 10 आपने किसको दिए, 5वीं टीम को। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब इन्वेंट्री काउंट होके शीट्स वापस आएंगी तो उसमें सपोज 9 शीट्स आई हैं, एक शीट मिसिंग है, तो फिर ये प्री नंबरिंग से आपको पता चल जाएगा सपोज 7 of 10 मिसिंग है, तो किसको दी थी, चौथी टीम को। हाँ भी ये शीट किधर है। अगर ये प्री नंबर नहीं है तो एक तो एंड पे इंश्योर ही नहीं होगा कि सारी शीट रिटर्न हुई है या नहीं हुई, या अगर कोई मिसिंग शीट है तो उसे ट्रेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैंने किसको दी थी। क्यों, वो कोई भी नहीं मानेगा, कोई टीम भी नहीं मानेगी, वो सारे कहेंगे जी हमने तो दे दी थी। इसलिए काउंट करने के लिए प्री नंबर्ड
प्री प्रिंटेड शीट्स होनी चाहिए विदाउट क्वांटिटी मेंशन, अदरवाइज स्टाफ क्या करेगा, जस्ट मैचिंग करेगा, अदरवाइज शीट्स सारी रिटर्न नहीं होगी। फिर कहता है जी कि कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग काउंट भी होना चाहिए। मीन ड्यूरिंग काउंट इन्वेंट्री मूवमेंट स्टॉप होनी चाहिए। ये नहीं कि काउंट के दौरान वेयर हाउस में इन्वेंट्री आ भी रही है जा भी रही है तो जो काउंट हो सकी थी हो सका है वो चली गई, कोई आई है वो डबल काउंट हो जाएगी, तो इस तरह से मसले हो जाएंगे। तो इसलिए वेयर हाउस को लॉक करके इन्वेंट्री मूवमेंट को स्टॉप करके काउंट करना है। ड्यूरिंग काउंट इन्वेंट्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्टाफ से आपने पूछना है वो डेट वो टाइम कि भाई कौन से डेट टाइम पे इन्वेंट्री मूवमेंट वेयर हाउस को बंद करके हम काउंट कर सकते हैं। रात को कहता है फिर रात को काउंट होगा। मार्किंग ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर काउंटिंग, जो इन्वेंट्री काउंट होगी उसको मार्क करना चाहिए। मार्क मीन उसके ऊपर कोई पेन से साइन लगा देना चाहिए, कोई पेंट लगा देना चाहिए, नेल पॉलिश के कोई साइन लगा देना चाहिए ताकि पता चल सके ये काउंट हो चुकी है। क्योंकि अगर मार्किंग नहीं हो रही तो फिर इन्वेंट्री डबल काउंट भी हो सकती है। जैसे जो इन्वेंट्री काउंट हो चुकी है वो क्या होनी चाहिए, मार्क होनी चाहिए। तो कहता है ड्यूरिंग काउंट आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए स्लो मूविंग डैमेज और ऑब्सोलीट यूनिट्स भी। मीन आपने एक इन्वेंट्री काउंट की, सपोज 15 यूनिट थे और आपको पता है इसके अंदर जो है वो 3 यूनिट डैमेज्ड हैं, तो 15 के आगे ब्रैकेट में 3 लिख दो कि ये क्या है, डैमेज्ड है। क्यों, ये जो डैमेज यूनिट्स होते हैं इनकी वैल्यू कम होती है नॉर्मल यूनिट से, तो कल को वैल्यू लगाते वक्त आपने क्या रखना है, इनकी वैल्यू कम रखनी है। क्यों, अगर ये भी कॉस्ट पे लिखे जा रहे हैं जबकि मार्केट वैल्यू इनकी कम है तो उसे फिर इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हो सकती है। इसलिए क्या होने चाहिए, सेपरेटली मार्क होने चाहिए स्लो मूविंग डैमेज या ऑब्सोलीट यूनिट्स भी। फिर कहते हैं अच्छी इंस्ट्रक्शन, अच्छा मेथड क्या है काउंट का, कि थर्ड पार्टी के पास अगर कोई इन्वेंट्री है तो वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसके लिए थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। तो एक अच्छा काउंटिंग का मेथड क्या है, एक अच्छा काउंटिंग का मेथड है जी कि एक तो इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर होना चाहिए। मेथड है जी टीम ऑफ 2 पर्सन्स और इंडिपेंडेंट स्टाफ होना चाहिए। मेथड है जी वेयर हाउस को सेक्शन में डिवाइड करके टाइडी अप करके काउंट करना है। मेथड है जी के मेजरमेंट का मेथड आपने स्पेसिफाई करना है भाई कैसे काउंटिंग करनी है। प्री प्रिंटेड प्री नंबर्ड विदाउट क्वांटिटी शीट्स होनी चाहिए। इन्वेंट्री की मोमेंट ड्यूरिंग काउंट स्टॉप होनी चाहिए। जो इन्वेंट्री काउंट हो चुकी है वो मार्क होनी चाहिए। स्लो मूविंग डैमेज यूनिट्स जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करनी चाहिए। क्यों, इनके पीछे कुछ रीजन भी है। अगर इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर नहीं होगा तो शायद काउंट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा तो काउंट में एरर हो सकते हैं। अगर टीम ऑफ 2 पर्सन्स नहीं है तो काउंटिंग में अगेन एरर हो सकते हैं, क्योंकि एक बंदे ने काउंट करना उसी ने रिकॉर्ड करना। इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है तो मिस यूज ऑफ इन्वेंट्री बाय वेयर हाउस स्टाफ आइडेंटिफाई नहीं होगा। सेक्शन टाइडी अप नहीं है तो काउंट प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं होगा, कुछ आइटम मिसिंग भी हो सकती हैं। क्यों, कहीं और पड़ी थी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। फिर मेथड अगर स्पेसिफाई नहीं है तो अगेन टीम प्रॉपर काउंट कंडक्ट ही नहीं कर सकेगी, दोबारा काउंट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। फिर प्री प्रिंटेड शीट्स नहीं है तो मिसिंग शीट्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी, कंप्लीटनेस ऑफ काउंट इंश्योर नहीं होगा। प्री प्रिंटेड नहीं है मीन क्वांटिटी मेंशन ही नहीं है तो कोई क्वांटिटी मिसिंग भी हो सकती है। क्वांटिटी मेंशन है तो स्टाफ जस्ट मैचिंग करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट ऑन द फ्लोर आइडेंटिफाई नहीं होंगे। मूवमेंट हो रही है तो उससे इन्वेंट्री डबल काउंट भी हो सकती है या इन्वेंट्री काउंट हो सकती है जो सेल हो चुकी है। और अगर मार्किंग नहीं हो रही तो डबल काउंटिंग हो सकती है। स्लो मूविंग ऑब्सोलीट डैमेज यूनिट्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हो सकती है। ये क्या था, एक अच्छा इन्वेंट्री काउंट का मेथड क्या है, कैसे काउंट होना चाहिए। मीन ड्यूरिंग अकाउंट किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, तो ये वो पॉलिसीज थी जिसको इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्री काउंट कंट्रोल्स या इन्वेंट्री काउंट मेथड्स का नाम दिया जाता है, या इन्वेंट्री काउंट पॉलिसीज भी हैं ये। अब इन्वेंट्री काउंट पॉलिसीज के ऊपर पास में कोई 2-3 दफ़ा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन अपीयर हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पास में अपीयर हुए हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे चलेंगे। सो इन्वेंट्री काउंट की हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, इसके ऊपर अगर हम देखें कि पास में क्वेश्चन कब कब क्या क्या अपीयर हुआ है तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ठहरें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 14 हमें एक मिलेगा 3 + 6 9 मार्क्स के लिए।
करना क्या आपको, लिस्ट द वीकनेसेस इन द कंट्रोल सिस्टम फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री एट डेपो 9। वीकनेसेस आपने ड्यूरिंग काउंट आइडेंटिफाई करनी है, वही जो हमने कंट्रोल्स पढ़े उनके अकॉर्डिंगली भी देखना है। अगर इंडिपेंडेंट टीम नहीं है, देखना है अगर क्वांटिटी भी मेंशन है, देखना है मूवमेंट स्टॉप नहीं है, देखना है अगर मार्किंग नहीं हो रही, देखना है अगर कंट्रोलर नहीं है या मेथड स्पेसिफाई नहीं है। एंड फॉर ईच वीकनेस एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ अ वीकनेस, और साथ बताना है उसका इम्पैक्ट भी, इफेक्ट भी, एंड स्टेट हाउ द वीकनेस कैन बी ओवरकम, और साथ बताना है कि कंट्रोल अच्छा क्या होना चाहिए, कैसे ओवरकम हो सकती। क्या ख्याल है, कितनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है? 6 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, उनके इफेक्ट बताने हैं और साथ आपने रिकमेंडेशन देनी है। आइए देखते हैं। On the day of inventory count, you attended Depot 9 at Dinzy and you observed the following activities. Pre-numbered count sheets were being issued to client staff carrying out the count. तो pre-numbered sheets हैं, अच्छी बात है। The count sheets showed the inventory ledger balances for checking against inventory, physical inventory. तो ledger balance है क्या, ये अच्छी बात है? नहीं। तो quantity mentioned on the sheet weakness है। इससे क्या होगा, स्टाफ जस्ट कंपेयर द क्वांटिटी टू फिजिकल यूनिट्स एंड एक्स्ट्रा यूनिट ऑन द फ्लोर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो क्या होना चाहिए, प्री प्रिंटेड प्री नंबर शीट्स बट विदाउट क्वांटिटी मेंशन शुड बी गिवन टू द स्टाफ। एक वीकनेस, उसका इफेक्ट और साथ आपने क्या बना दिया, रिकमेंडेशन। 3 कॉलम में आंसर देंगे। ऑल काउंट स्टाफ वर ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेंट्री वेयर हाउस। वेयर हाउस स्टाफ ही काउंट कर रहा है तो इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है। इससे क्या होगा, मिस यूज ऑफ इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। क्या होना चाहिए, स्टाफ अदर देन वेयर हाउस i.e. इंडिपेंडेंट स्टाफ शुड बी असाइंड टू काउंट द इन्वेंट्री। वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन। एंड वर काउंटिंग इन टीम्स ऑफ 2, ये अच्छी बात है। 3 counting teams were allocated to each area of the store to count, although the team were allowed to decide which pair of staff counted which inventory within the each area. तो स्टाफ खुद से डिसाइड कर रहा है कि हमने कौन सा एरिया काउंट करना है। तो इफेक्ट क्या है कि एवरी टीम विल प्रेफर टू काउंट ईजिएस्ट एरिया रादर देन डिफिकल्ट इन्वेंट्री एरिया, एंड सम इन्वेंट्री एरिया could be missed from counting. तो क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री काउंट कंट्रोलर शुड असाइन वर्क टू द काउंटिंग टीम। क्या ख्याल है, कंट्रोलर होना चाहिए रादर देन खुद ही अपनी मनमर्जियां करते रहे। स्टाफ वर वांट दैट दे हैड टू रिमेंबर विच इन्वेंट्री हैड बीन काउंटेड। रिमेंबर करना है तो रिमेंबरेंस भूल भी सकती है, भूल गई तो इन्वेंट्री डबल काउंट हो सकती है। तो क्या होना चाहिए, counted inventory should be separately marked with any marker or paint। कितने हो गए, 4 मसले हो गए। क्या ख्याल है, information was recorded on the count sheets in pencil so amendment could be made easily as required। पेंसिल के साथ क्वांटिटी लिखी जा रही है भाई, पेंसिल के साथ लिखी जा रही है तो स्टाफ कैन चेंज इन्वेंट्री बैलेंसेस आफ्टर काउंट इजीली। क्या ख्याल, आपके सामने कुछ और लिख दें, बाद में कुछ और लिख देंगे। तो क्या होना चाहिए, परमानेंट मार्कर शुड बी यूज टू मेंशन इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन द शीट रादर देन लेड पेंसिल। क्या ख्याल है, any inventory not located on the pre-numbered inventory sheets was recorded on separate inventory sheet which were numbered by staff as they were used। हाँ, तो मिसिंग इन्वेंट्री के लिए कोई प्री नंबर्ड सेपरेट शीट नहीं इशू की गई, स्टाफ अपनी ही शीट्स बना रहा है। तो वो शीट्स जो है वो काउंट में अटैच होने से भी मिसिंग हो सकती हैं। क्यों, आपने जो दी थी इशू करने के लिए, आप तो सिर्फ रिटर्न में वही देखोगे कि आई हैं या नहीं आई। तो क्या होना चाहिए, सेपरेट ब्लैंक प्री नंबर शीट्स विल आल्सो बी गिवन टू द स्टाफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री। At the end of the count, all count sheets were collected and numerical sequence of the sheets checked. The sheets were not signed। एक अच्छा कंट्रोल ये भी है कि जो बंदा काउंट कर रहा है उसको नीचे शीट पे अपने साइन भी देने हैं, साइन देने हैं ताकि कल को अगर कोई मसला निकलता है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए आप इसको ट्रेस कर सको भाई किसके साइन थे। अब अगर साइन नहीं लिए जा रहे तो ये वीकनेस है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंट टीम कैन नॉट बी इंश्योर्ड।
तो क्या होना चाहिए, एवरी शीट शुड बी साइंड बाय द काउंटिंग टीम। तो कितनी, कुछ 6 वीकनेसेस हमें चाहिए थी, तो शायद 7 वीकनेसेस मिल गई। तो 6 वीकनेसेस, उनके इफेक्ट, और साथ आपने क्या लिखने हैं, कंट्रोल्स। एक और हमें अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह का। यस, स्प्रिंग 10 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 9 गुड मार्क्स। करना क्या आपको, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री काउंट। वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है एंड गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ एक्सप्लेनेशन देनी है। अब रिकमेंडेशन नहीं देनी, सिर्फ आपने इफेक्ट बताना है और वीकनेस देनी है। कितने मार्क्स हैं, 9। इसमें कोई 6 मार्क्स होंगे वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के, और साथ 3 हाफ ईच वीकनेस, हाफ मार्क एलोकेट किए होंगे एक्सप्लेनेशन के। तो कोई 6 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं, क्या ख्याल है? देखते हैं क्या है। Your firm is the auditor of Shahzad Limited SL, a limited listed company which is a wholesaler of consumable products. SL records its sale on delivery of goods and maintain up-to-date computerized inventory records. A full inventory count was conducted at the year end. The senior who attended the physical stock taking at the central warehouse has observed the following matters. The inventory count took place on 1st January 2010 under the supervision of the inventory controller. तो इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंडर काउंट हो रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोलर मीन जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होगा, मिसयूज ऑफ इन्वेंट्री बाय इन्वेंट्री कंट्रोलर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टाफ अदर देन इन्वेंट्री कंट्रोलर या वेयर हाउस शुड बी असाइन टू काउंट द इन्वेंट्री। लेकिन हमें रिकमेंडेशन देनी है, नो रिकमेंडेशन देनी नहीं है, सिर्फ वीकनेस बतानी है और साथ एक्सप्लेनेशन बतानी है आपने, रिकमेंडेशन नहीं। नो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री टुक प्लेस ऑन दैट डेट, तो ये अच्छी बात है। 4 काउंटिंग टीम वर फॉर्म्ड, ईच टीम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पर्सन्स, ये भी अच्छी बात है। द फ्लोर एरिया वाज एलोकेटेड बाय द टीम अमंग देमसेल्फ, टीम खुद से ही एलोकेट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोई कंट्रोलर कंट्रोल नहीं कर रहा। तो एवरी टीम विल प्रेफर टू काउंट द ईजीएस्ट एरिया and difficult areas cannot be counted, so inventory count could be missed or could be incomplete. Each team was instructed by the inventory controller to remember which inventory had been counted. तो remember हो रही है, marking नहीं हो रही, marking नहीं हो रही, तो inventory could be double counted. Pre-numbered count sheets were provided to the staff involved in the inventory count. The count sheets showed the inventory ledger balances to facilitate reconciliation. तो ledger balances है तो staff just क्या करेगा, matching करेगा. Extra unit on the floor cannot be identified. Old, slow-moving or already sold inventories were highlighted on the count sheets at the time of counting. तो old, slow-moving जो है वो भी highlight की जा रही है, लेकिन क्या obsolete भी highlight की जा रही है? नहीं. Damaged भी highlight की जा रही है? नहीं. तो इससे क्या होगा, inventory over value हो सकती है. Item not located on the pre-numbered inventory sheets were recorded on separate sheets which were numbered by the staff. Separate sheets numbered by the staff, तो हो सकता है रिटर्न नहीं होंगी, तो separate sheets जो है वो ना देना भी inventory count को incomplete कर देगा. At the end of count, all inventories against which advances from customer had been received were removed from the physical inventory on the instruction of the inventory controller. जिसके अगेंस्ट एडवांस रिसीव हो गया उसको रिमूव कर दिया गया, नहीं भाई अभी तक आपकी सेल तो नहीं ना हुई, अभी तक तो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास हैं, तो इससे भी क्या होगा, इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो सकती है, तो नहीं ये भी काउंट में आनी चाहिए. कुछ ये वीकनेसेस और उनके इफेक्ट बताए जा सकते हैं, क्या ख्याल है? वापस आ गया हम अपने इन्वेंट्री के एरिया में. हमने पढ़ ली इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. क्या हम पढ़ रहे थे कि इन्वेंट्री को ऑडिट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक हम फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं जहाँ से हमारी 3 असर्शन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है, और दूसरा वैल्यू को हम वेरीफाई करते हैं जिससे हमारी वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई होती है.
अब फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है उसके लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है, कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। कुछ 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करना होते हैं बिफोर काउंट, कुछ प्रोसीजर्स इन्वेंट्री काउंट से पहले हमने परफॉर्म करने हैं, कुछ हमने परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग काउंट, और कुछ हमने परफॉर्म करने होते हैं आफ्टर काउंट। बिफोर काउंट हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना होते हैं, हमें वो भी रटा लगाना है। ड्यूरिंग काउंट हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना होते हैं, हमें वो भी रटा लगाना है। और आफ्टर काउंट के क्या प्रोसीजर है, हमें ये भी रटा लगाना है। थोड़ा सा रटा आ गया कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स बिफोर काउंट के, मीन काउंट डेट से पहले हमने कुछ काम करना होते हैं। ड्यूरिंग काउंट जब काउंट हो रहा होता है तब हमने कुछ काम करना होते हैं। और आफ्टर काउंट, काउंट होने के बाद भी हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सो बिफोर काउंट हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। बिफोर काउंट हमने देखना है कि हमें कौन सा अपना स्टाफ जो है वो क्लाइंट पे असाइन करना है। मीन अपने स्टाफ की कंपिटेंस देखना है कि हमारा कौन सा स्टाफ क्लाइंट पे इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करने जाएगा। वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास इस तरह की इन्वेंट्री का नॉलेज है। क्योंकि अगर हमने स्टाफ, ऑडिट स्टाफ ही अच्छा साइन नहीं किया तो उसके सामने क्या काउंट हो रहा है उस बोंगे को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमने कोई अपना ऑडिट स्टाफ पहले तो देखना है कि कौन सा हमारा स्टाफ है जो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने जाएगा, जिसको क्लाइंट के बिजनेस की इन्वेंट्री की नॉलेज है। दूसरा हमने क्या करना है, देखना है प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को भी, कि पिछले साल इन्वेंट्री काउंट में क्या क्या मसले थे, दिस मीन इस साल भी वो हो सकते हैं, तो उनको माइंड में रख के जाना चाहिए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को भी रिव्यू करना है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमैटिक एरियाज इन काउंट। तीसरा हमने क्या करना है, हमने डिटरमाइन करनी है लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ काउंट। मीन कहाँ पे काउंट होना है, कब होना है, कितने बजे होना है, किस डेट को होना है, ये भी हमने नॉलेज लेना है। क्यों लेना है, एक छोटी सी आपको आप बीती सुनाता हूँ। एक दफ़ा लंदन में हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। मुझे ऑडिट फर्म ने कहा कि आप जो है ना इनका इन्वेंट्री काउंट जो है वो जाके अटेंड करना। मैंने कहा ठीक है जी, कहाँ पे काउंट होगा, स्टोर का पता चल गया कि फ़लाँ जगह पे है, किस डेट को होगा, 6 दिसंबर को होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 दिसंबर को मैं जाके काउंट कर लूँगा, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं थी तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अब मैं स्कूल से सुबह 10 बजे उठा, नहाया धोया, नाश्ता वाश्ता किया, कोई 12 बजे मैं क्लाइंट पे पहुंच गया। जी मैं ऑडिटर हूँ, फर्म से आया हूँ, तो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना है। मैंने कहा सर हमारा इन्वेंट्री काउंट तो सुबह 5 बजे का हो चुका है। इसलिए हमें क्या करना है, काउंट अटेंड करने से पहले देखना है कि इन्वेंट्री काउंट कहाँ पे होना है, किस डेट को होना है, किस टाइम पे होना है। अदरवाइज मेरे जैसे ऑडिटर 12 बजे पहुंचेंगे, काउंट सुबह 5 बजे का हो चुका है, तो काउंट फिर अटेंड नहीं होगा। तो बिफोर काउंट हमने क्या करना है, एक तो अपना स्टाफ देखना है, कौन सा एप्रोप्रिएट स्टाफ है जिसके पास फेमिलियरिटी है, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज है, इन्वेंट्री की आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। दूसरा हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है। तीसरा हमने डिटरमाइन करनी है लोकेशन, डेट, टाइम ऑफ काउंट। पांचवा हमने डिटरमाइन करनी है मटीरियलिटी ऑफ स्टॉक एट डिफरेंट लोकेशन। मटीरियलिटी ऑफ स्टॉक एट डिफरेंट लोकेशन, इसका क्या मतलब है कि हमने देखना है अगर क्लाइंट का इन्वेंट्री सपोज 20 जगहों पे पड़ी है, तो क्या 20 की 20 जगहों पे हम जाके काउंट अटेंड करेंगे, काउंट भी सपोज एक ही डे में होना है, तो क्या 20 स्टाफ मेंबर हम भेजेंगे? नहीं, हम देखेंगे मटीरियल इन्वेंट्री कहाँ पे पड़ी है, वहाँ पे हम अपना स्टाफ भेज के काउंट अटेंड करवा लेंगे। बाकियों को वैसे ही अगर मटीरियल इन्वेंट्री में ठीक है तो बाकियों में भी ठीक होगा, मीन सैंपल बेसिस पे चलेंगे। इसलिए हमने डिटरमाइन करना है मटीरियलिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिफरेंट लोकेशन। बिफोर काउंट हमने क्या करना है, क्लाइंट को कहना है भाई आप मुझे बताओ आपकी स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस क्या है, मीन कैसे आप काउंट करते हो, मुझे वो मेथड बताओ अपना लिखा हुआ। मीन क्लाइंट की जो स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस है उन्हें हमने क्या करना है, रिव्यू करना है। देखना है कि वो प्रॉपर मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट टीम, टीम ऑफ 2, प्री प्रिंटेड प्री नंबर शीट्स, ड्यूरिंग मोमेंट काउंट मोमेंट स्टॉप होनी चाहिए, मेथड स्पेसिफाई होना चाहिए, वो सब कुछ है या नहीं है।
तो क्या करना है, हमने रिव्यू करना है, इवैल्यूएट करना है क्या क्लाइंट स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस को, और अगर वो इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं है तो उसमें हमने इंप्रूवमेंट जो है वो रिकमेंड करनी है कि भाई नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए। सपोज क्लाइंट कहता है जी कि वेयर हाउस स्टाफ ही काउंट करता है, नहीं भाई सेपरेट इंडिपेंडेंट टीम होनी चाहिए। क्लाइंट कहता है जी हम प्री प्रिंटेड प्री नंबर क्वांटिटी मेंशन जो है वो शीट्स देते हैं, नहीं क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी काउंट करके ऊपर लिखनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो बिफोर काउंट अटेंड करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एक तो अपने स्टाफ की कंपिटेंस देखनी है, दूसरा हमने प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को देखना है, तीसरा हमने डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ अकाउंट देखनी है, मटीरियलिटी ऑफ इन्वेंट्री एट डिफरेंट लोकेशन देखनी है, और हमने क्या करना है क्लाइंट की स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करके इंप्रूवमेंट रिकमेंड करनी है। साथ हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ड्यूरिंग काउंट हमें एक्सपर्ट की नीड है या नहीं, वो भी देखना है। क्यों समटाइम कुछ इन्वेंट्री इस तरह की हो सकती है कि हमें पता ही ना चले, क्लाइंट पे गए उसकी इन्वेंट्री में गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी पड़ी है, हमें तो बस चमकती चीज़ डायमंड लगेगी, सोना लगेगी, मीन वो वाकई सोना है या नहीं, डायमंड ओरिजिनल है या नहीं, तो ये कौन बताएगा, कोई एक्सपर्ट बताएगा। तो ये भी हम देखेंगे कि ड्यूरिंग काउंट हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है या नहीं, ताकि एक्सपर्ट को अभी से हम जो है वो इंगेज कर सकें, उसके साथ अभी से हम कोई रब्ता कर सकें, ताकि काउंट डे पे उसकी अवेलेबिलिटी हो। अगर हमने काउंट करने से पहले ये देखा ही नहीं, ड्यूरिंग काउंट पता चलो एक्सपर्ट चाहिए और एक्सपर्ट कहीं से मिल नहीं रहा, क्लाइंट कहेगा भाई मैंने तो आज ही काउंट करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं डेली बेसिस पे काउंट करता रहूँ, तो फिर इन्वेंट्री की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। जिससे आपने नीड ऑफ एक्सपर्ट भी कंसीडर करनी है बिफोर काउंट। आपने कंसीडर करनी है नीड ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क भी बिफोर काउंट। इन क्लाइंट की काफ़ी सारी जगहों पे इन्वेंट्री है, तो सपोज हम कहते हैं यार इंटरनल ऑडिटर कुछ जगहों पे तू चेक कर ले, कुछ जगहों पे हम चेक कर लेंगे, तो देखना है क्या इंटरनल ऑडिटर के काम पर हम रिलाय करना है या नहीं करना है, तो ये भी हमने बिफोर काउंट देखना है। करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो फिर हमें अपना स्टाफ भेजना है हर जगह पे। साथ हमने क्या देखना है कि अगर स्टाफ क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो वो भी हमने देखना है कि हमें उसे सर्टिफिकेट कब चाहिए। ये नहीं कि आज हमने उन्हें रिक्वेस्ट भेजी फौरी सर्टिफिकेट आ गया, नहीं, उसमें कोई टाइम लगता है। तो हमें देखना है कि कब हमें इन्वेंट्री वेरीफाई करनी है, उससे कितने दिन पहले हमें वो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है थर्ड पार्टी को। उसी क्या थे प्रोसीजर बिफोर काउंट, जिनको एक अच्छा सा रटा लगाना है। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा कुछ 4 नंबर के लिए टेस्ट भी कर चुके हैं। तो क्या करना है बिफोर काउंट, हमें इंश्योर करनी है कंपिटेंस ऑफ आवर स्टाफ हु इज गोइंग टू अटेंड द अकाउंट। हमें रिव्यू करने हैं प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमैटिक एरियाज इन द अकाउंट। हमें डिटरमाइन करनी है क्या लोकेशन डे टाइम ऑफ काउंट। हमें डिटरमाइन करनी है मटीरियलिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिफरेंट लोकेशन। हमें इवैल्यूएट करना है क्लाइंट स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंड करनी है क्या इंप्रूवमेंट इफ नेसेसरी। हमें क्या करना है एक्सपर्ट नीड कंसीडर करनी है। हमें कंसीडर करना है रिलायंस ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और हमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने हैं। ये क्या थे बिफोर काउंट के प्रोसीजर। आप देखते हैं ड्यूरिंग अकाउंट हमें क्या करना है। तो कहते हैं जी ड्यूरिंग अकाउंट हमें क्या करना है, हमें एज ए अटेंडेंट जाना है, एज ए ऑब्जर्वर जाना है, एज ए काउंटर नहीं जाना। इन्वेंट्री काउंट किसने करनी है, क्लाइंट के स्टाफ ने। हमने जाके ऑब्जर्व करना है कि काउंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, और इन्वेंट्री वाकई ही ये पड़ी है या नहीं पड़ी। ठीक हो गया, एज ए ऑब्जर्वर अटेंडेंट जाना है, काउंटर नहीं जाना। फिर कहता है कि हमें देखना है ड्यूरिंग काउंट वो जो हमने स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस रिकमेंड की थी वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं वेयर हाउस स्टाफ ही काउंट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री मार्क ही नहीं हो रही जो काउंट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं शीट्स के ऊपर नंबर भी मेंशन है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री मूवमेंट भी साथ साथ चल रही है ड्यूरिंग काउंट। तो देखना है अच्छा स्टॉक इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और हमने क्या करना है सैंपल बेसिस पे कुछ हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज को खुद से भी काउंट करना है। ये देखना है वाकई इतनी यूनिट्स हैं या नहीं है। ड्यूरिंग काउंट हमने एज ए ऑब्जर्वर एज ए टेंडर जाना, एज ए काउंटर नहीं। हमने इंश्योर करना है प्रॉपर स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड, और हमें क्या करना है हाई वैल्यू इन्वेंट्री को क्या करना है सैंपल बेसिस पे काउंट करना है। और ड्यूरिंग काउंट हमने क्या करना है कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है। कट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, अगेंस्ट जीडीएन अगेंस्ट जीआरएन देखना है कि इन्वेंट्री करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं है। ईयर एंड के करीब जो एडजस्टमेंट डाली गई है वहां पे हमने कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है कि देखना है इन्वेंट्री
अगेंस्ट सेल परचेज करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है, यानी अदरवाइज सूरत में भी इन्वेंट्री अंडर या ओवर वैल्यू हो सकती है। इंश्योर करना है GDN GRNs हैव रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट पीरियड। और साथ हमने क्या करना है, जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है वो सब कुछ वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड भी करना है। प्रॉपर मेथड था या नहीं था, सब कुछ वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड करना। तो ये 5 प्रोसीजर्स हैं ड्यूरिंग अकाउंट के कि हमें एज ए ऑब्जर्वर, एज ए अटेंडेंट जाना है रादर देन एज ए काउंटर। वी हैव टू इंश्योर दैट प्रॉपर स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड। हमें सैंपल काउंट परफॉर्म करना है हाई वैल्यू इन्वेंट्री। कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है i.e. ensuring GDN GRNs have recorded in the correct period। और हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन इनटू वर्किंग पेपर। बिफोर काउंट के प्रोसीजर क्या थे? बिफोर काउंट के प्रोसीजर्स क्या थे? अपने स्टाफ की कंपिटेंस इंश्योर करना, प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को रिव्यू करना, डिटरमाइन करना लोकेशन डेट टाइम ऑफ इन्वेंट्री काउंट, डिटरमाइन करना मटीरियलिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिफरेंट लोकेशन, इवैल्यूएट करना स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंड करना इम्प्रूवमेंट्स इफ नेसेसरी, एक्सपर्ट नीड कंसीडर करना रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना। ड्यूरिंग काउंट के 5 प्रोसीजर्स हैं। एज इंटरनेट ऑब्जर्वर जाना है, मेथड को इंश्योर करना है प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, हाई वैल्यू इन्वेंट्री को सैंपल बेसिस पे रीकाउंट करना है, कट ऑफ टेस्टिंग करनी है और रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन इन वर्किंग पेपर। अब इमीडिएटली आफ्टर काउंट हमें क्या करना है, 3 प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। इमीडिएटली आफ्टर काउंट 3 प्रोसीजर फॉलो करने हैं। क्या करना है, एक हमने देखना है कि जो शीट्स इशू की गई थी काउंट के लिए वो सारी रिटर्न हुई है या नहीं हुई। जो शीट इशू हुई थी वो सारी रिटर्न हुई है, यानी एंश्योर दैट इशूड शीट्स हैव बीन रिटर्न्ड। दूसरा हमने क्या करना है, जब काउंट शीट्स आ जाएंगी तो हमने 2 सैंपल टेस्ट परफॉर्म करने हैं, एक शीट टू फ्लोर और एक फ्लोर टू शीट। काउंट शीट्स जब स्टाफ ले आया तो हमने क्या करना है, शीट्स को पकड़ना है, कोई भी इन्वेंट्री देखना है। सपोज इन्होंने यहाँ पे 60 यूनिट लिखे हैं तो फ्लोर पे जाके देखना है 60 यूनिट हैं या नहीं है। ये क्या है, शीट टू फ्लोर। किस लिए? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, जिससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी कि वाकई इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। फ्लोर टू शीट भी, फ्लोर का मतलब क्या है, फ्लोर पे जाके देखना है यूनिट कितने पड़े हैं, कोई भी काउंट करने हैं। अब बाकी शीट पे देखना है कितने लिखे हुए हैं, उतने लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। लिखे हुए हैं, दिस मीन इन्वेंट्री इन्होंने क्या किया है, कंप्लीट रिकॉर्डेड की है, जिससे क्या होगा, कंप्लीटनेस असर्शन वेरीफाई होगी। क्या परफॉर्म करना है, आफ्टर काउंट। एक हमने इंश्योर करना है ऑल शीट्स हैव बीन रिटर्न्ड। दूसरा हमने सैंपल काउंट परफॉर्म करना है, शीट टू फ्लोर फॉर एग्जिस्टेंस एंड फ्लोर टू शीट फॉर कंप्लीटनेस। फिजिकल काउंट करने का मेन मकसद क्या है? फिजिकल काउंट करने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है इसके अगेंस्ट PIR को एडजस्ट करना। तब हमने इंश्योर करना है कि फिजिकल काउंट के अगेंस्ट PIR एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही, स्टॉक रिकॉर्ड एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही। इन अगर रिकॉर्ड में यूनिट्स ज़्यादा या कम आ रहे थे, काउंट में उतने नहीं हैं, तो फिर रिकॉर्ड में एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही। क्यों? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर जानी है वो कहाँ से जानी है, रिकॉर्ड से जानी है। तो 3 प्रोसीजर इमीडिएटली आफ्टर काउंट के, इंश्योर करना ऑल शीट्स हैव बीन रिटर्न्ड, परफॉर्म करना सैंपल काउंट फ्रॉम शीट टू फ्लोर फॉर एग्जिस्टेंस एंड फ्लोर टू शीट फॉर कंप्लीटनेस, and ensuring that stock records have been adjusted against count sheets। मीन जो काउंट शीट्स आई हैं उनके अगेंस्ट स्टॉक रिकॉर्ड को PIR को एडजस्ट किया गया नहीं किया गया। ये क्या थे, सारे के सारे प्रोसीजर फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करने के। बिफोर काउंट के कोई 8 प्रोसीजर्स थे, ड्यूरिंग काउंट के कोई 5 प्रोसीजर्स थे और आफ्टर काउंट के कोई 3 प्रोसीजर्स थे। इनको एक अच्छा सा रट्टा लगाना है, एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, क्लियर होती है यहाँ तक बातें? अब चलते हैं, देखते हैं कि हमने ये जो वैल्यू है इसे कैसे वेरीफाई करना है। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है वो तो हमने पढ़ लिया, बिफोर काउंट, ड्यूरिंग काउंट, आफ्टर काउंट के प्रोसीजर। हाँ, काउंट के अंदर क्या मेथड फॉलो होना चाहिए, उसका कंट्रोल वीकनेसेस का क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं ये हमने वैल्यू को कैसे वेरीफाई करना है।
तो वैल्यू की बात करते हैं। ये मिटाने लगा मैं। कहते हैं जी वैल्यू को वेरीफाई करना है तो हमने देखना है कि पर IAS2 इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कॉस्ट या फिर NRV पे। मीन जो लोअर अमाउंट है उस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे होनी चाहिए, NRV लोअर है तो NRV पे होनी चाहिए। नॉर्मली इन्वेंट्री कंपनी बनाती है तो मार्केट में उससे ज़्यादा वैल्यू पे ही सेल होती है। NRV क्या है? NRV का मतलब क्या है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? What can be realized from inventory? NRV का मतलब क्या है? What can be realized from inventory in its present condition and location. एग्जामिनर डेफिनेशन भी पूछ सकता है, व्हाट कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। होती क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, NRV होती है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अब देखते हैं कि हमने क्या करना है, कॉस्ट को भी वेरीफाई करना है, NRV को भी वेरीफाई करना है, और फिर देखेंगे कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्डेड है या नहीं है। कॉस्ट की बात करें तो कहते हैं कॉस्ट में जो है वो दो कंपोनेंट जो है वो होते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं। एक क्या है? रॉ मटेरियल, और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आगे दो चीजें आ जाती हैं, एक लेबर और दूसरा ओवरहेड्स, लेबर एंड ओवरहेड्स। तब हमने क्या करना है, रॉ मटेरियल को भी वेरीफाई करना है, लेबर को भी वेरीफाई करना है, ओवरहेड्स को भी वेरीफाई करना है। ये तीनों चीजों को वेरीफाई करने से क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट वेरीफाई होगी। रॉ मटेरियल कहां से वेरीफाई करोगे? एक अमाउंट लिखिए, जितने का हमने रॉ मटेरियल जो है वो बाय किया है, कहां से वेरीफाई करोगे? इंस्पेक्शन करोगे किस चीज की? ऑफ परचेज इनवॉइसेस। किस चीज की इंस्पेक्शन करोगे? ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट, जहां पे क्या लिखा होगा कि कितनी हमने जो है वो पेमेंट की है। तो क्या प्रोसीजर रॉ मटेरियल को वेरीफाई करने का? इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई क्या? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पर्पस भी साथ लिखा जा सके। लेबर को कैसे वेरीफाई करोगे? इंस्पेक्शन करोगे किस चीज की? किस चीज की? लेबर रिकॉर्ड्स की, जहां पे टाइम रिकॉर्ड किया हुआ है, इतने इतने आवर्स जो है वो यूज में, साथ पेमेंट हुई है, तो वो कहां से वेरीफाई करोगे? कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से। तो क्या करोगे? इंस्पेक्शन ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स, पेरोल रिकॉर्ड्स या टाइम शीट्स, जहां पे टाइम जो है वो रिकॉर्डेड है, एंड साथ क्या करोगे? कैश बुक बैंक स्टेटमेंट भी। इसके आप दो प्रोसीजर भी बना सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स टाइम शीट्स टू वेरीफाई आवर्स रिकॉर्डेड, और दूसरा इंस्पेक्शन ऑफ कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई पेमेंट अगेंस्ट लेबर। एक भी बनाया जा सकता है। क्या ख्याल है? ओवरहेड्स कैसे वेरीफाई करोगे? इंस्पेक्शन करोगे किस चीज की? ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट, ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट की इंस्पेक्शन करोगे, जहां जहां पे ओवरहेड जो है वो रिकॉर्डेड है। या इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, कोई इनवॉइसेस जो हैं वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, कोई बिल्स वगैरह हैं। और साथ क्या करोगे, इसके भी आप क्या करोगे, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लोगे कि भाई कितनी पेमेंट्स हुई हैं, जितने एक्सपेंस अकाउंट में या इनवॉइसेस पे वैल्यू लिखी हुई है उतनी पेमेंट्स भी हुई हैं या नहीं हुई। तो हमारे पास कोई तीन प्रोसीजर बन गए किसके? कॉस्ट को वेरीफाई करने के। रॉ मटेरियल को वेरीफाई करना है इंस्पेक्शन और परचेज इनवॉइसेस से,
लेबर को वेरीफाई करना है इंस्पेक्शन ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, और ओवरहेड्स को वेरीफाई करना है इंस्पेक्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट इनवॉइसेस और कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से। हम बात करते हैं कि हमने वेरीफाई करना है एनआरवी को, नेट रिलायजेबल वैल्यू को कैसे वेरीफाई किया जाएगा। तो नेट रिलायजेबल वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर्स हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई क्या? यूनिट्स मार्क्ड एज स्लो मूविंग, obsolete, slow moving, obsolete and damaged। कहाँ से ये आप आइडेंटिफाई करोगे? कहाँ पे ये लिखे हुए हैं? स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट, डैमेज यूनिट्स ड्यूरिंग काउंट शीट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। तो कहाँ से आप ये लोगे? बाय रिव्यू ऑफ काउंट शीट्स। इन काउंट शीट्स जो हैं उनको रिव्यू करके आप वहां से आइडेंटिफाई करोगे यूनिट्स मार्क्ड एज स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट एंड डैमेज्ड। ये स्लो मूविंग होते क्या हैं? स्लो मूविंग वो जो सपोज आउट ऑफ फैशन हो गए हैं या जिनका सीजन चेंज हो गया है, मीन उनकी सेल जो है वो फास्ट नहीं रही, तो अल्टीमेटली कंपनी इनको फिर सेल करने के लिए क्या करती है? इनकी वैल्यू नॉर्मल से कम लगाती है। ऑब्सोलीट क्या है? जिनकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी। और डैमेज क्या है? जो टूट फूट गए हैं। और नॉर्मली जो एनआरवी का मसला होता है वो नॉर्मल यूनिट्स के लिए नहीं होता, कि इन 3 यूनिट्स के लिए होता है कि ये अपनी कॉस्ट से कम पे मार्केट में बिकते हैं, समटाइम लॉस पे बेचना पड़ते हैं। तो इसलिए मेनली एनआरवी जो हमने वेरीफाई करना होती है, किसकी वेरीफाई करना होती है? स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट और डैमेज यूनिट्स की, जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, आउट ऑफ सीजन हो चुके हैं, डैमेज टूट फूट गए हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस पे, अब नॉर्मल प्राइस पे नहीं बेचा जा सकता, इसलिए हमने एनआरवी इनकी वेरीफाई करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया यूनिट्स मार्क्ड एज स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट एंड डैमेज्ड बाय रिव्यू ऑफ काउंट शीट्स। अब हमने क्या करना है? वेरीफाई करनी है, वेरीफाई करनी है क्या? देयर मार्केट वैल्यू, इनकी मार्केट वैल्यू वेरीफाई करनी है। कहां से? फ्रॉम कंपैटिटर, फ्रॉम कंपैक्टर्स इंफॉर्मेशन। मीन कंपैक्टर्स ऐसी चीजों को कितने पे सेल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कंपनी उससे ज्यादा वैल्यू पे तो कभी भी सेल नहीं ना कर सकती। क्यों? वो तो ऑलरेडी पहले लॉन्च करके बैठे हुए हैं। तो हमने देखना है क्लाइंट क्या उससे कहीं ज्यादा वैल्यू तो नहीं रख के बैठा हुआ। क्या ख्याल है? अगर क्लाइंट उससे ज्यादा वैल्यू रख के बैठा हुआ है, कंपैटिटर के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, तो फिर हमने क्या करना है? डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिस्कस विद मैनेजमेंट। क्या? देयर इंटेंशन, कि भाई अपनी इंटेंशन बताएं टू सेल दीज आइटम्स ऑन डिस्काउंट ऑफर। मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, भाई अपनी इंटेंशन बताएं, आप कैसे इन आइटम्स को डिस्काउंट ऑफर पे सेल करेंगे, कितने डिस्काउंट पे, कितने ऑफर पे। देखेंगे वो कोई रीजनेबल बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? दिस मीन फिर एनआरवी ओवरस्टेट हो रही है। साथ हम क्या करेंगे? देखेंगे कि अगर ये स्लो मूविंग डैमेज्ड आइटम ईयर एंड के बाद सेल हो रही है, कि उनकी बैलेंस शीट में जो फिगर आ रही है वो तो ईयर एंड पे आ रही है ना। तो ईयर एंड के बाद भी हम ऑडिटर तो रहते हैं ना, क्यों? हमने रिपोर्ट ईयर एंड के 90 डेज बाद देना होती है। ये जो ईयर एंड के बाद का पीरियड इसे बोला जाता है पोस्ट ईयर एंड पीरियड। तो वहां पे देखेंगे अगर कोई चीज सेल हो रही है तो कितनी अमाउंट पे सेल हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। क्या? पोस्ट ईयर एंड, पोस्ट ईयर एंड क्या? सेल्स इनवॉइसेस टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? सेलिंग प्राइस ऑफ दीज आइटम्स।
कि ये आइटम्स की सेलिंग प्राइस किस पे सेल हो रही हैं, तो पोस्ट ईयर एंड पे कोई सेल होगी तो इनवॉइस से वेरीफाई करेंगे कि इधर जिस अमाउंट पे एनआरवी रिकॉर्डेड थी उसी पे ही सेल हो रही है, नहीं हो रही। ये कुछ 4 प्रोसीजर एनआरवी को वेरीफाई करने के, इनको एक अच्छा सा रट्टा लगाना है कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं आइटम्स मार्क्ड एज स्लो मूविंग, डैमेज्ड, ऑब्सोलीट, कहाँ से, बाय रिव्यू ऑफ इन्वेंट्री काउंट शीट्स। वेरीफाई करनी है देयर मार्केट वैल्यू बाय कंपैटिटर इंफॉर्मेशन। डिस्कस करना है मैनेजमेंट से, अगर कंपैटिटर से ये ज़्यादा अमाउंट पे लिख रहे हैं, देयर इंटेंशन टू सेल दिस आइटम ऑन डिस्काउंट आर ऑफर। और रिव्यू करना है पोस्ट ईयर एंड सेल इनवॉइसेस को टू वेरीफाई सेलिंग प्राइस ऑफ दीज आइटम्स के किस अमाउंट पे सेल हो रही हैं। तो ये 3 प्रोसीजर बन गए कॉस्ट को वेरीफाई करने के, और ये 4 प्रोसीजर बन गए किसको, वैल्यू को, एनआरवी को वेरीफाई करने के। मिला के ये 7 प्रोसीजर बन जाएंगे किस चीज की, वैल्यूएशन असर्शन ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के। वैल्यूएशन असर्शन ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के। एक आप और लिख दोगे 5वां प्रोसीजर और 8वां प्रोसीजर, और वो क्या आप लिखोगे, एंश्योर इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहले ये इंश्योर करोगे, उसमें कॉस्ट कैसे वेरीफाई करोगे, ऐसे वेरीफाई करोगे 3 प्रोसीजर के थ्रू, एनआरवी कैसे वेरीफाई करोगे, ये 4 प्रोसीजर के थ्रू। तो अगेन रटा रटा रटा, हाँ ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से लिखा जा सकता है, लेकिन इसे आप एक अच्छा सा रटा लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकते हैं, सिनेरियो के साथ रिलेट करके भी यही रटा छापना पड़ सकता है। इन्वेंट्री की फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है वो हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, बिफोर काउंट के, ड्यूरिंग काउंट के, आफ्टर काउंट के। नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यू को कैसे आपने वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपके पास ये कॉस्ट के 3 प्रोसीजर हैं, एनआरवी के 4 प्रोसीजर हैं, और एक 8वां प्रोसीजर साथ क्या आ गया, इंश्योर करना कि इन्वेंट्री रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी है या नहीं है। अब अगर हम अपने नोट्स में आएँ तो नोट्स में अगर हम इन्वेंट्री को स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो 2 तरह से इन्वेंट्री की हम जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं। क्या वेरिफिकेशन करते हैं, क्वांटिटी की वेरिफिकेशन करते हैं जिससे 3 असर्शन वेरीफाई होंगी, एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, कंप्लीटनेस। वैल्यू को वेरीफाई करते हैं जिससे वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई होगी। इन्वेंट्री काउंट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बाद में हो रहा है तो आप लोग रोल बैक टेस्ट भी परफॉर्म करना होता है। 3 फेजेस में फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई किया जाता है। बिफोर काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, ड्यूरिंग काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, और आफ्टर काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो रटा लगाना है। हाँ, इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो ये हैं, इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर सिनेरियो वीकनेसेस का क्वेश्चन टेस्ट होता है, जब हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे जी वैल्यू को कैसे वेरीफाई करना है, तो वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए आपको कॉस्ट को वेरीफाई करना है, जिसमें 2 तरह की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ परचेज में रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जिसमें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आ जाते हैं। और एग्जांपल ऑफ ओवरहेड्स हैं क्या, जो प्रोडक्शन है, वेजेस ऑफ फोरमैन, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री लाइट एंड पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं, एंड प्रोडक्शन डायरेक्टर सैलरी, वेजेस डिपार्टमेंट, नॉट एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट नहीं, ये किसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। नेट रिलाइजेबल की वैल्यू की डेफिनेशन में मिल गई, व्हाट कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक इन देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन एट बैलेंस शीट डेट। और कैसे आपने वेरीफाई करना है एनआरवी को, ये 4 प्रोसीजर हमें मिल गए। अब कहते हैं कॉस्ट और एनआरवी का जब कंपैरिजन करना है तो किस तरह से करना है। सपोज एक इन्वेंट्री ए है जिसकी कॉस्ट है 100, एनआरवी है 95। इन्वेंट्री बी की कॉस्ट है 95, एनआरवी है 100। इन्वेंट्री सी की कॉस्ट है 90 और एनआरवी है 100। अब तीनों को हमने टोटल किया, कॉस्ट को टोटल किया तो तीनों को कॉस्ट का टोटल आया 285। तीनों का एनआरवी को टोटल किया तो टोटल आया 295। तो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 285 लोअर अमाउंट पे। कहते हैं नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। हमें सारी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट का टोटल, सारी इन्वेंट्रीज की एनआरवी का टोटल कंपेयर नहीं करना, हमने 1 by 1 इन्वेंट्री कंपेयर करनी है।
ए की कॉस्ट एनआरवी सेपरेट कंपेयर करते हुए ए कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए 95 पे, बी 95 पे और सी 90 पे। अब अगर इन तीनों को टोटल करें तो अमाउंट कितनी बनती है 280 रादर देन 285। इसलिए इंडिविजुअल इन्वेंट्री को सेपरेट कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन करना है, टोटल सारी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट लेके टोटल एनआरवी के साथ कंपेयर नहीं करना होता। इन्वेंट्री की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो इन्वेंट्री अंडर करंट एसेट इन द बैलेंस शीट अपीयर होती है, और इसके डिस्क्लोजर की बात करें तो कहता है आपने नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि आपकी इन्वेंट्री में कितना रॉ मटेरियल है, कितना वर्क इन प्रोसेस है और कितना फिनिश गुड्स है। तो प्रेजेंटेशन अंडर करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट आनी चाहिए, और डिस्क्लोजर में नोट्स टू द अकाउंट्स में आपने डिस्क्लोज करना है क्या, डिटेल ऑफ इन्वेंट्री लाइक बैलेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। सो क्या किया हमने, इन्वेंट्री को कंप्लीट कर लिया। कैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करना है, रटा क्या क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिया, कुछ दो हमने कंट्रोल वीकनेसेस के क्वेश्चन कर लिए। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करके इसको टोटली वाइंड अप कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।